जनता ये समझ चुकी है कि ये पैसा, ये दारू, ये बकरा, मुर्गा, इस प्रकार के जो सामग्री बँटती है, ये किसकी है। ज़्यादा समय नहीं, बस अ, बदलाव की तैयारी है। मतलब 25 जनवरी को हमको कुछ नया देखने को मिलेगा? जनता बराबर अपने वोट की चोट से ये मैसेज देने का काम कर रही है कि नहीं, इस उत्तराखंड में, इस समाज में जो यहाँ की जनता के लिए लड़ेगा, जो समाज के लिए लड़ेगा, उसके लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए जनता साथ खड़ी है। चुनाव ये तय करेंगे कि उत्तराखंड की जो स्थानीय राजनीति है, आखिर वो कुछ कहना चाह रही है। बिल्कुल। निकल करके क्या कुछ आना है, क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं वही लोग आपका हाथ थाम रहे हैं जो कि भाजपा या कांग्रेस से टिकट पाने में असफल हो जा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो चुनावी बयार है उसमें लाभ लेने के लिए बॉबी पवार के कंधे पे बंदूक रखी जा रही है और उसी जगह आरोप लग रहे हैं कि भाजपा की बी टीम के तौर पे है या कहीं कांग्रेस की बी टीम के तौर पे है। चुनाव काफी महंगा हो चुका है और बीते दिनों आपने तो सचिवालय में अटैची भी दिखाई थी। आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है? 25 जनवरी के बाद फिर किस रूप में बॉबी पवार दिखने वाले हैं? पंचायत चुनाव में रहेगा बेरोजगारों का दखल, बॉबी पवार का दखल? देखिए, नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों निकाय चुनाव के चलते गर्म है और आने वाले दिनों में ये राजनीति कौन सी करवट लेगी ये तो 25 जनवरी को ही पता लग पाएगा। बहरहाल बॉबी पवार जी आज मेरे साथ हैं, रुद्रप्रयाग पहुंचे थे और पूरे प्रदेश में घूम घूम करके तमाम जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं नगर निकायों में उनके समर्थन में जनता के बीच जा रहे हैं। बीती रात्रि को ही रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। बॉबी भाई, तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम उत्तराखंड का है वो आज तक हम देखते आ रहे हैं। अब अगर मैं राजनीति की बात करूं तो प्रथम पायदान की राजनीति इन दिनों पूरे उत्तराखंड में चल रही है। आगे क्या दिशा होने वाली है उत्तराखंड की राजनीति की? देखिए, उत्तराखंड प्रदेश बहुत समय से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूँ। उस राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए आज पढ़े-लिखे नौजवानों का आगे आना ज़रूरी हो गया है। आज प्रदेश हितैषी लोगों को आगे आना ज़रूरी हो गया है। हमारे उत्तराखंड वासियों ने 25 वर्षों से केवल राजनीतिक दलों से प्यार किया है, पर अब उन लोगों को आगे आना ज़रूरी है जो प्रदेश से प्यार करते हैं और उसी दिशा में ये कदम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के भीतर कई नगर पंचायतें हैं, कई नगर पालिकाएँ हैं, कई आपने ऋषिकेश जैसे मेयर सीट पर भी हैं और कई पार्षद, कई सभासद जो है वहाँ निर्दलियों की बाढ़ सी आ गई है। कहीं-कहीं ऐसा है जहाँ पार्टियां टिकट दे रही थी कैंडिडेट्स को, पर उन्होंने टिकट लेना उचित नहीं समझा और निर्दलीय लड़ गई। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो उद्देश्य था, जो इस राज्य को बनने की जो परिकल्पना थी, उसकी अवधारणा थी, वो आज तक हमें 25 वर्षों में नहीं मिला। तो शायद मुझे लगता है कि उसी कदम की ओर उत्तराखंड की जो युवा जनमानस है, जो आम जनमानस है, वो आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ जनता दे रही है, तो ज़्यादा समय नहीं, बस बदलाव की तैयारी है। मतलब 25 जनवरी को हमको कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर ये ऐसे प्रयास हैं जो हम बार-बार कर रहे हैं। पहला प्रयास मैंने खुद टिहरी लोकसभा से किया, जहाँ पर जनता ने हमें निराश नहीं होने दिया। भले ही हमें हार का सामना करना पड़ा, परंतु जनता ने निराश नहीं होने दिया। दूसरा प्रयास आपने इसी जिले के केदारनाथ सीट पर देखा होगा, भाई त्रिभुवन चौहान ने किया, तो वो भी भले असफल रहे, परंतु जनता ने उन्हें भी निराश नहीं किया। जनता बराबर अपने वोट की चोट से ये मैसेज देने का काम कर रही है कि नहीं, इस उत्तराखंड में, इस समाज में जो यहाँ की जनता के लिए लड़ेगा, जो समाज के लिए लड़ेगा, उसके लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए जनता साथ खड़ी है। अब निश्चित तौर पर 25 को क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो तो बाद की बात है, परंतु एक ऐसी हवा पूरे उत्तराखंड में बनी हुई है कि अब 25 वर्षों से जो हुआ वो हो गया, अब कुछ नया चाहिए।
मतलब इस बार के चुनाव ये तय करेंगे कि उत्तराखंड की जो स्थानीय राजनीति है आखिर वो कुछ कहना चाह रही है। बिल्कुल, ये जिस प्रकार से हम जगह-जगह जाकर देख रहे हैं और उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यही समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो बदलाव की सुगबुगाहट है और वो बदलाव कैसे होगा, कब होगा, ये प्रयास निरंतर जारी है। अब हमारे ऊपर या यहाँ के जो नेतृत्व करना चाहते हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड करेगा या यहाँ की जनता के ऊपर डिपेंड करेगा कि कब बदलाव का समय होगा, कब ये बदलाव होगा। क्योंकि ये तो समझ चुके हैं लोग कि 25 वर्षों से जो 2000 में हमें उत्तराखंड मिला था, 25 वर्षों से वही स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत होनी भी चाहिए और प्रकृति का नियम है बदलाव। तो निश्चित तौर पर अगर होगा तो ये केवल उन लोगों के लिए नहीं जो चुनकर आएँगे, ये प्रदेश के लिए भी बेहतर होगा। अच्छा बॉबी भाई, निकल करके क्या कुछ आना है, क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं वही लोग आपका हाथ थाम रहे हैं जो कि भाजपा या कांग्रेस से टिकट पाने में असफल हो जा रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जो भाजपा के खाँचे में फिट नहीं बैठ रहा, वो कांग्रेस में चले जा रहा है, जो कांग्रेस के खाँचे में फिट नहीं बैठ रहा, वो भाजपा में चला जा रहा है। नहीं, खांचा ठीक है मगर जिसको टिकट नहीं मिल पा रहा है वो आपके कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहा है। नहीं, तो हमारा भी स्पष्ट इन सभी से कहना है और हम बार-बार बात करते रहते हैं कि देखिए, आज तक तुम लोगों ने पार्टियों से प्यार किया और पार्टियों ने तुम्हें क्या दिया? केवल झंडे, डंडे उठवाए, दरियाँ बिछवाई, सब कुछ करवाया, पर जब तुम्हारी बारी आई तो तुम्हें किनारे कर दिया। तो उनके सामने भी हम ये बातें रख रहे हैं कि भाई जब तक कोई ऐसी पावर या ऐसी शक्ति नहीं होगी, जहाँ तुम सेल्फ डिसीजन मेकर होगे, तो तब तक इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता और हमारा और तुम्हारा भी भला नहीं हो सकता। जब दिल्ली से डिसीजन होने हैं तो मुझे तो लगता है कि जो टिकट के लिए पैसा देगा उसको ही टिकट मिलने हैं या जो किसी मंत्री या किसी बड़े ओहदे पर बैठे हुए नेता का सगा होगा, संबंधी होगा, उसको ही टिकट मिलने हैं। आम कार्यकर्ता जो समर्पित होकर समाज के बीच कार्य करता है, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए आज ये भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये लोग उनके लिए कहीं न कहीं उनसे पीछा छुड़वाना चाह रही है, उनसे छुटकारा पाना चाह रही है और इसी क्रम में हमने देखा कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें कांग्रेस भी टिकट दे रही थी, कोई भाजपा भी टिकट दे रही थी, पर उन्होंने वो टिकट लेना उचित नहीं समझा और निर्दलीय मैदान में कूदे हैं। तो ये संकेत है वास्तव में कि हाँ, अब कुछ ना कुछ जो हम प्रयास कर रहे हैं जिन बीजों को छिड़कने का, वो बीज अंकुरित होने को है, मुझे ऐसा लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चुनावी बयार है उसमें लाभ लेने के लिए बॉबी पवार के कंधे पे बंदूक रखी जा रही है और उसके पश्चात अगर जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर अपना जो पुराना राजनीतिक दलों का मोह है वो जागृत हो जाए। देखिए, अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर कई बार कई नेताओं ने ऐसा किया है, तो भाई ठीक है, कोई बांध के तो रख नहीं सकता। आपको अगर ऐसा लगता है कि वही आपका भविष्य है तो आप निश्चित तौर पर वहां जा सकते हैं। पर हम इस प्रदेश के जनता के मस्तिष्क में जो बीज डालना चाहते हैं, जिस प्रकार की हमारी एक नई विचारधारा है कि किस प्रकार का प्रदेश होना चाहिए, वो बीज उनके माध्यम से भी जन जन तक जा रहा है। क्योंकि उनकी सभाओं में हम अगर जा रहे हैं तो अपनी बात को पूरी निडरता और निष्पक्षता के साथ रख रहे हैं। तो एक कैंडिडेट के जाने से मुझे लगता है कि जो वहां पर भीड़ जो बात को सुन रही है उसमें सब प्रभावित होकर उनके साथ नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं जो हम बीज बोना चाह रहे हैं उन बीजों के लिए भी मुझे लगता है कि उससे कोई प्रभावित होकर एक नई पटकथा लिखने के लिए कुछ ना कुछ लोग तैयार तो होंगे। अच्छा बॉबी भाई, कई सीटों पे अगर हम देखें तो आरोप भी लग रहे हैं, भले आप जिन संभावित प्रत्याशियों के समर्थन में आगे आ रहे हैं, कई जगह आरोप लग रहे हैं कि भाजपा की बी टीम के तौर पे है या कहीं कांग्रेस की बी टीम के तौर पे है। देखिए, ये तो राजनीतिक दलों की पुरानी एक आदत सी है कि जिन्हें वो पसंद नहीं आते हैं या कोई पसंद नहीं आता है तो उनपे ये मनगढ़ंत आरोप ये लगाते रहते हैं। मैं जिक्र करूं, जब एक बार बागेश्वर में ये घटनाएं हुई और हमने अपने मुद्दों के साथ वहां गए, तब हमें भाजपा कांग्रेस की बी टीम कहने लगी और जब वही घटना केदारनाथ में दोहराई गई तो कांग्रेस भाजपा की बी टीम कहने लगी। इन्हें तो अपने अनुकूल जब माहौल बनता हुआ नहीं दिखता है, वो पार्टी सीधे बी टीम का आरोप लगाते। जबकि मैं कहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस के अंदर ही बैठे ऐसे नेता जो अपनी पार्टी की खुद
दूसरे विपक्ष की भी टीम बनी हुई है। कांग्रेस में आप देख लीजिए, आप बड़े से बड़े नेताओं का नाम ले लीजिए, तो मैं समझता हूं कि कौन मैनेज नहीं है। भाजपा में बैठकर आप देखिए, कौन उनके साथ मिले हुए नहीं है। तो ये ए बी टीम का जो मामला है, ये तो समझ से परे है, परंतु ये जरूर है कि इस प्रकार की शक्ति अगर प्रदेश के अंदर उभर रही है, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको छिन्न भिन्न करने के लिए ये तमाम प्रकार के आरोप भी लगाएंगे, प्रत्यारोप भी लगाएंगे और तमाम प्रकार के षड्यंत्र भी रचेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे युवा साथियों को, इस प्रदेश की उस जनता को जो प्रदेश से प्यार करती है, इनके ये छल कपट से बचना चाहिए, इनके षड्यंत्रों से बचना चाहिए, इनके जो आरोप प्रत्यारोप उनसे बचना चाहिए। पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं, क्योंकि निकाय चुनाव पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, किस स्थिति में आप अभी अपने आप को पा रहे हैं? कहाँ लग रहा है कि हम निकट हैं निकाय में चेयरमैन पद की? नहीं, देखिए, हमने अपने सिंबल पर तो नहीं लड़वाया, हमारा ना कोई सिंबल है। हमने जब खुद निर्दलीय लड़ाए तो जाकर निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं। और उत्तरकाशी से शुरू किया जाए तो मुझे लगता है कि उत्तरकाशी से लेकर कुछ निर्दलीय प्रत्याशी जो अध्यक्ष पदों पर लड़ रहे हैं, फिर इधर टिहरी गजा क्षेत्र में नगर पंचायत वगैरह पर लड़ रहे हैं, फिर ऋषिकेश मेयर सीट पर लड़ रहे हैं, यहीं आपका रुद्रप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, आपका गोपेश्वर हो गया, वेरीनाग हो गया, मुनस्यारी हो गया, तमाम अध्यक्ष पदों पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा सभासद और पार्षद जो लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी स्थिति में है। हमने कल लगातार 10 सभाएं कोटद्वार में पूरे दिन करी और पूरी मैराथन सभाएं थी। सुबह से एक चाय तक नहीं पी और शाम को सीधा 8 बजे खाना खाया, इतना। तो मैं समझता हूं कि लोग वास्तव में अब कुछ नया चाहते हैं और ऐसा लगता है कि रिजल्ट जो भी रहे, परंतु एक बड़ा तबका, एक बड़ा जो जनमानस है, वो इन विचारधाराओं से जुड़ रहा है। अब कब ये विचारधारा उसके समान उस पे आती है, जो वर्तमान समय में एक सिनेरियो जो इस प्रदेश की राजनीति के लिए होगा, वो समय मैं बता नहीं सकता कि कब होगा, परंतु बड़े तबके के रूप में इन विचारों से बहुत से लोग, युवा साथी हो, मातृशक्ति हो, बड़े बुजुर्ग हो, आंदोलनकारी हो, पूर्व सैनिक हो, सब जुड़ रहे हैं। अच्छा बॉबी भाई, पूरे प्रदेश में आप भ्रमण कर रहे हैं। अगर मैं देहरादून की बात करूं तो वहां पे भी आप सक्रिय हैं। अक्सर हम देखते हैं कि आप मूल निवास को लेकर के बातचीत करते हैं, भू कानून को लेकर के बातचीत करते हैं, गैरसैंण को लेकर के बातचीत करते हैं। अगर स्थानीय निकाय चुनाव में मैं गैरसैंण की बात करूं, वहां किस पायदान पे आप खड़े हैं? देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों की बात होनी चाहिए। गैरसैंण या देहरादून जैसी बड़ी मुद्दे, बड़ी राजधानी के मुद्दे या इस प्रकार के बड़े मुद्दे हैं, उसके लिए हमारा विधानसभा है, उसके लिए लोकसभा भी है, परंतु जो निकाय चुनाव है, अगर इस प्रकार के मुद्दों की बात करी जाएंगी तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो दबकर रह जाएंगे, जबकि वो बहुत जरूरी है। स्थानीय मुद्दों पर अगर हमारा कोई भी मेयर प्रत्याशी, कोई भी अध्यक्ष पद का प्रत्याशी, सभासद, पार्षद बात करता है, तो निश्चित तौर पर चीजें निकल कर आएंगी और समाधान की तरफ जाएंगी। वहां कुछ है प्रत्याशी को लेकर के गैरसैंण में? नहीं, वहां तो अभी कुछ नहीं है। हमने बहुत सीमित कुछ जगहों पर जहां हमें लगा, इतना हमें समय भी नहीं मिला, इतने हमारे पास ना तो संसाधन है, ना टीम है, परंतु हाँ, धीरे धीरे टीम बढ़ रही है, धीरे धीरे चीजें हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि अभी इतना किया तो अगला प्रयास रहेगा कि इससे बेहतर और किया जाए, इससे ज्यादा किया जाए। जैसे जैसे मतदान की तिथियां नजदीक आ रही हैं, मैं अक्सर बातचीत करता रहता हूं, क्योंकि चुनाव काफी महंगा हो चुका है। और बीते दिनों आपने तो सचिवालय में अटैची भी दिखाई थी। आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, वास्तव में चुनाव को बहुत महंगा बना दिया गया है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और अपने जो चुनाव आयोग की जो वो रहती है इसमें हिसाब किताब को लेकर, वो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से उसका आकलन नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से अथाह बैनर, पोस्टर, अथाह प्रचार सामग्री, अथाह गाड़ियों का जो झमेला है वो, या इसके अलावा और अवैध चीजें जो चुनाव में प्रतिबंधित है, शराब जैसी चीजें, तो इसको मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग को सख्ती से निपटना चाहिए। पर आज चुनाव में केवल और केवल ये भी नहीं कहा जा सकता कि केवल धनबल के आधार पर या बाहुबल के आधार पर या पार्टी सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ा जा सकता है।
आज की स्थिति ये है कि जनता बहुत निराश हो चुकी है। आपने मेयर जो लड़ रहे हैं मास्टर जी, उनका देखा होगा। लोग समर्थन करने भी आ रहे हैं और लोग उन्हें आर्थिक रूप से भी समर्थन कर रहे हैं। और वही हमारे साथ हुआ जब हमने चुनाव लड़ा। हमें ये भी पता नहीं लगा कि कहाँ से गाड़ी आ रही है, कहाँ से कार्यकर्ताओं के लिए खाना आ रहा है, कहाँ से सारी व्यवस्थाएं हो रही है। तो जब जब जनता चुनाव लड़वाती है, जब जब जनता के अंदर निराशा होती है, तो निश्चित तौर पर जनता खुलकर सामने आती है और वो अपने संसाधन लगाकर अपने प्रत्याशी को, जो जनता के द्वारा उठाया गया एक प्रत्याशी है, उसको भरपूर मदद करने की कोशिश करती नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि बड़े दलों के बड़े संसाधन होते हैं और निर्दलीय के एक सीमित संसाधन होते हैं। मतदान तक क्या वही हवा, वही टेम्पो जिसको कहते हैं ना राजनीतिक, वो बरकरार रख पाएंगे तमाम बड़े संसाधनों के बीच? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जनता ये समझ चुकी है कि ये पैसा, ये दारू, ये बकरा, मुर्गा, इस प्रकार के जो सामग्री बँटती है, ये किसकी है? ये कहाँ से कमाए गए हुए धन की है? ये जनता समझ चुकी है। जनता आज इतनी स्मार्ट हो चुकी है कि वो वहाँ से पैसा भी ले लेंगे, अपना जो और सामग्री बँट रही हो वो भी ले लेंगी और वोट जहाँ उसे देना है, जहाँ मन बना रखा है उसने पहले से, जब अलाउंस होता है कैंडिडेट का, तो मुझे लगता है कि वोट वहीं करती है। और ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है और ऐसे कई बार ऐसे चुनावों में इनके धन बल और ये सारी चीजें फेल हुई है। 25 जनवरी के बाद, क्योंकि 23 तारीख मतदान के पश्चात निकायों की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। 25 तारीख को पूरा जो परिदृश्य है वो सामने आ जाएगा। 25 जनवरी के बाद फिर किस रूप में बॉबी पवार दिखने वाले हैं? नहीं, देखिए रूप क्या है, हमारा तो साधारण सा रूप है। मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं और वो निरंतर जारी रहेगा। पर इसके साथ-साथ जिस प्रकार से हम लगातार बार-बार प्रदेश का भ्रमण करते रहते हैं, प्रदेश में नए-नए लोगों से मिलते रहते हैं, उनके विचारों को भी समझते हैं, अपने विचारों को भी उन तक पहुँचाते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा तबका अब ऐसा होने वाला है कि वो चाहता है कि बदलाव हो। और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर 25 तारीख के बाद इस पर भी काम किया जाएगा। पूरे 13 जिलों से सभी लोगों को बुलाकर जिनके विचार हमें पसंद आए हैं या जिन्हें हमारे विचार पसंद आए हैं, उन लोगों के साथ वार्ता की जाएगी। जो भी फैसला होगा वो उन सब का होगा। क्योंकि जिस बदलाव को लेकर के आप चल रहे हैं, जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं जिन्हें कि हम राजनीति का कहते हैं और वही जमीन होती है राजनीति की, उन पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी। क्या पंचायत चुनाव में रहेगा बेरोजगारों का दखल, बॉबी पवार का दखल? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, जिस प्रकार से युवा उस रोजगार की टेंशन में नशे की ओर जा रहा है या अलग-अलग दिशाओं में भटक रहा है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है अपने आप को वहाँ पर स्थापित करने का। और विकास की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है और वो ग्राम सभा जो है ब्लॉक के माध्यम से संचालित होती है। तो निश्चित तौर पर ये कोशिश रहेगी कि पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों पर दांव खेला जाए। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसी सहमति बनती है सभी के बीच, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब कह सकते हैं कि जो अब ये राजनीतिक सफर है ये पंचायतों तक भी जारी रहेगा। देखिए, निश्चित तौर पर अगर अब देखो, अब तो हम चुनाव लड़ने के बाद तो एक प्योर पॉलिटिशियन हो गया ना, तो अगर हो गए हैं तो हम उससे कैसे हट जाएं। और राजनीति में आने का कारण केवल ये था कि हमें दबाया गया, हमें कुचला गया, हमारा शोषण हुआ, इसलिए हम राजनीति में आए हैं। तो आज हम अगर पीछे हट जाएंगे तो जिन लोगों का और भी शोषण हुआ, जो हमारी विचारधारा से हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। तो आज तो अब ये हो गया कि हमें तो कदम आगे बढ़ाने ही हैं। अब आगे कदम लड़खड़ाते हैं या कदम टिके रहते हैं, ये जनता पर भी कहीं न कहीं डिपेंड करता है और हमारे कामों पर भी डिपेंड करता है, हमारे नेतृत्व पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बॉबी पवार जी, जो कि पूरे प्रदेश में इन दिनों निकाय चुनावों को लेकर के लगातार भ्रमण कर रहे हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि निकाय चुनावों को लेकर के एक नई तस्वीर इस बार उत्तराखंड को देखने को मिलेगी और वही तस्वीर आने वाले दिनों में पंचायतों तक भी पहुंचने वाली है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।